subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the prokinetic एंटी-एमेटिक ड्रग्स एंड देयर बेसिक फार्माकोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके जीआईटी फार्माकोलॉजी के अंडर में आते हैं। मींस अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके बी फार्म 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 3 यूनिट नंबर 1 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। So, एंटी-एमेटिक ड्रग्स मीन्स द ड्रग विच सप्रेस द इमेसिस और वोमिटिंग। ऐसे ड्रग्स जो कि वोमिटिंग को या इमेसिस को सप्रेस करते हैं उन्हें हम एंटी-एमेटिक ड्रग्स बोल सकते हैं। अब ये इमेसिस कैसे होता है इसकी डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो इमेसिस है वो कहीं ना कहीं आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपकी मिडला ऑब्लोंगेटा है उसमें जो आपके वोमिटिंग सेंटर्स हैं उन वोमिटिंग सेंटर्स के एक्टिवेट होने से आपको या उसके स्टिमुलेट होने से आपको इमेसिस आएगी। बहुत सारे पाथवे से बहुत सारे रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि इमेसिस होता कैसे है। अब बात करें ड्रग की तो उन्हीं रिसेप्टर्स के हम एंटागोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं जो रिसेप्टर्स आपके इमेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो डिटेल जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का उनके मोड ऑफ एक्शन है हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोकाइनेटिक एंटीमेटिक ड्रग्स के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन अबाउट द प्रोकाइनेसिस और प्रोकाइनेटिक मीन्स दिस ड्रग बेसिकली प्रमोट द जीआई ट्रांजिट एंड द जीआई इम्पोर्टिंग। तो ऐसे ड्रग्स जो कि आपके जो फूड मटेरियल हैं आपकी जीआईटी के अंदर में उनको इम्पोर्टिंग करता है, फास्ट करता है, ट्रांजिट को इन्हेंस करता है, जो मूवमेंट है उसको इन्हेंस करता है। ऐसे ड्रग को हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स बोल सकते हैं, जिसमें 3 ड्रग मेन हैं आपके मेटोक्लोप्रोमाइड, सेकेंड डोमपेरिडोन और थर्ड है आपका सिसाप्राइड। तो चलिए हम बात करते हैं पहले आपके मेटोक्लोप्रोमाइड की। तो मेटोक्लोप्रोमाइड जो है एक तरीके से ये भी आपके जो प्रोकेनामाइड डेरिवेटिव्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 पे, ठीक है, एज ए गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हुआ था एज ए गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट के रूप में। आपके ये हैं प्रोकेनामाइड डेरिवेटिव, ये भी आपके क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है, कि कौन सा डेरिवेटिव्स है। तो गैस्ट्रिक हरिंग मतलब गैस्ट्रिक को खाली करना जल्दी से जल्दी, उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट, ठीक है। इनका जो मेन जो मोड ऑफ एक्शन है वो 3 तरीके से होता है। ये आपके D2 एंटागोनिस्ट, 5-HT3 एंटागोनिस्ट और आपके 5-HT4 एगोनिस्ट की तरह काम करता है। जो 5-HT4 एगोनिस्ट हैं, 5-HT4 रिसेप्टर्स अल्टीमेटली आपके प्रोकाइनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो 5-HT3 है वो आपके एंटीमेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखिए। तो बेसिकली इसका पहला सेक्शन क्या होगा, D2 एंटागोनिस्ट ऑन द CTZ। जो CTZ एरिया है आपके वोमिटिंग सेंटर्स पे, उसमें जो D2 रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक करता है, उससे अल्टीमेटली जो वोमिटिंग सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और आपको इमेसिस नहीं होगा। सो इट इंक्रीज द गैस्ट्रिक इम्पोर्टिंग एंड इंक्रीज द लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर एलियस टोन। इनके 2 मैकेनिज्म हो सकते हैं, एक तो आपका गैस्ट्रिक इम्पोर्टिंग को इन्हेंस करेगा और सेकेंड आपका जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर टोन है उसको ये इन्हेंस करेगा। क्योंकि जो D2 रिसेप्टर्स हैं वो आपके जीआईटी में भी होते हैं, पेरिफेरल भी होते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल होने की वजह से ये एक तरीके से जो डोपामिन है वो इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं, वो आपके मूवमेंट को कम करेंगे, आपके जो टोन्स हैं उसको रिलैक्स करेंगे। तो D2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट जो हैं अपोजिट इफेक्ट शो करेंगे और जीआई इम्पोर्टिंग को इन्हेंस करेंगे और एलियस टोन, लोअर स्फिंक्टर इसोफेगल स्फिंक्टर टोन जो आपके जीआई है, जैसे कि बात करें ये आपका सपोज ये आपका स्टमक है, तो स्टमक के इस पार्ट जो आपके इसोफेगस है, तो ये जो पार्ट है वो आपका लोअर इसोफेगल है, तो इसके टोन को इम्प्रूव करता है, कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव करता है, जिससे जो है रिफ्लेक्स एक्शन ना हो सके, ठीक है। अब सेकेंड जो है वो है आपका 5-HT4 एगोनिज्म, मतलब 5-HT4 एगोनिस्ट की तरह काम करता है। और ये 5-HT4 कैसे काम करता है, बेसिकली ये एक तरीके से आपके जो पेरिफेरल अफरेंट न्यूरॉन्स हैं उसको एक्टिवेट करने की वजह से जो आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज है वो इन्हेंस होता है। दे इन्हेंस द एसिटाइलकोलिन रिलीज फ्रॉम द माइंट्रिक मोटर न्यूरॉन्स इन द जीआईटी। तो एसिटाइलकोलिन इन्हेंस होने की वजह से ही आपका जो गैस्ट्रिक हरिंग है और एलियस टोन है वो इम्प्रूव होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन एक तरीके से आपके मस्कुलर रिसेप्टर पर काम करता है और इन चीज़ों को ये इन्हेंस करता है, ठीक है। आप पढ़ चुके होंगे पैरासिम्पथोमाइमेटिक वाले क्लास में। तो अब ये जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं 5-HT4 की वजह से हो रहा है, लेकिन इस इफेक्ट को हम
जो हैं इंक्रीज्ड बाय द बेथनाकोल, जो कि आपके कोलिनोमाइमेटिक ड्रग हैं, और सप्रेस बाय द एट्रोपिन। ठीक है, इससे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये 5-HT4 अल्टीमेटली एसिटाइलकोलिन की रिलीज को इनहेंस करेगा। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन के एक्शंस शो होंगे, तो हम बेथनाकोल से उसके एक्शंस को इनहेंस कर सकते हैं और एट्रोपिन से सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्शन को। सेकेंड है आपका 5-HT, नेक्स्ट आपका 5-HT3 एंटागोनिज्म। ठीक है, जो कि आपके एट हाई डोज पे होता है, एंड ये आपके जो CTZ सेंटर में आपके खासकर 5-HT3 होते हैं, या फिर आपके जो NTAs हैं, न्यूक्लियस ट्रैक्टर्स सोल्टरीज हैं, उनमें भी होते हैं आपके 5-HT3 रिसेप्टर्स, उसको भी ब्लॉक करते हैं और आपके होमोसिस को कम करते हैं। तो ये बेसिक आपके मोड ऑफ एक्शन है आपके मेटोक्लोप्रामाइड का। अब आते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल पे। तो ये आपके ओरली वेल एब्जॉर्ब होते हैं, ओरली हम देते हैं, ओरली ड्रग जो यूज़ होते हैं कैप्सूल्स वगैरह, टेबलेट वगैरह हम तो करते ही हैं, मतलब ये ओरली एब्जॉर्ब होते हैं आपके GIT पार्ट पे, और ये हाईली पोटेंट ड्रग होने की वजह से जो है इजीली आपके क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द प्लेसेंटा बैरियर, ये आपके प्लेसेंटा और जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको ये क्रॉस कर सकता है। जो T-half है अप्रोक्सीमेटली होता है 1 आवर का, और आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इस ड्रग का वो होता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर, एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स फ्रॉम द ओरल रूट्स। तो हम ओरल रूट से ले रहे हैं, तब ये 10 मिनट्स के बाद आपको ओमेसिस को सप्रेस कर सकता है, लेकिन अगर हम IV से दें तो ये और जल्दी कर सकता है, मतलब 2 मिनट्स में ही आपका एक्शन शो हो सकता है। बात करें कुछ साइड इफेक्ट्स की, तो आपके जो सेडेशन है, आपकी डिजीनेस है, लूज स्टोल है, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक हम यूज़ करते रहें तब आपको जो पार्किंसन लाइक इफेक्ट है, एक्स्ट्रा पिमेंटल साइड इफेक्ट्स है, वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आते हैं ट्रिमर, रिजिडिटी, एकानेसिया वगैरह। उसके अलावा आपका जो ग्लैक्टोरिया कॉज कर सकता है, क्योंकि आपके D2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर है। उसके अलावा आपका गायनोमेस्टिया, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, ये आपके 3 साइड इफेक्ट्स मेजर हैं आपके EPS, ग्लैक्टोरिया और आपके गायनोमेस्टिया। ये कहीं ना कहीं आपके प्रोलैक्टिन से संबंधित है, क्योंकि जो D2 है वो इनहिबिटरी है। ठीक है, और D2 एंटागोनिस्ट आपके प्रोलैक्टिन का इंक्रीज करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज करने की वजह से जो है आपको ग्लैक्टोरिया हो सकता है। फिर आपका इंटरेक्शन, तो ये जो है आपके एबोलिश द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ L-DOPA। ये आपके एक तरीके से, क्योंकि जो मेटाक्लोप्रामाइड है वो आपके BBB को क्रॉस करता है, तो जो आपके बेसल गैंग्लिया है जहाँ पे D2 रिसेप्टर्स है उसको भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपके जो L-DOPA है, L-DOPA क्या करता है, L-DOPA है प्रिकर्सर है डोपामिन का, जो कि ब्रेन में जाके बनता है डोपामिन, और ये जो डोपामिन है आपके बेसल गैंग्लिया के एरिया पे जो D2 रिसेप्टर्स है उसको एक्टिवेट करेगा, और ये उसका एंटागोनिस्ट है मेटाक्लोप्रामाइड। तो एक तरीके से ये इनके इफेक्ट को एंटागोनाइज करेगा, इसलिए अल्टीमेटली जो थेरेपेटिक इफेक्ट है आपके L-DOPA का वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं, ठीक है, जिसका ये एब्जॉर्प्शन कम करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये एक तरीके से आपके गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट है, इम्पोर्टिंग टाइम को इंक्रीज कम कर देगा, फास्ट करेगा, मूवमेंट करेगा, तो अल्टीमेटली जो एब्जॉर्प्शन का जो टाइम है वो कम मिलेगा। जैसे कि बात करें हम एस्प्रिन की, तो इनका एस्प्रिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है आपके मेटोक्लोप्रामाइड के प्रेजेंस में। ठीक है, अब आते हैं इसके यूज़ पे। तो ऐसे एंटीबायोटिक ड्रग हम यूज़ करते ही हैं आपके, चाहे वो ड्रग इंड्यूस्ड हो या फिर डिसीज इंड्यूस हो या रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड हो या कीमोथेरेपेटिक इंड्यूस हो, तो इनकी वजह से जो आपको मेसिस होगा उसके अगेंस्ट में हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे एंटीबायोटिक ड्रग। उसके अलावा आपका गैस्ट्रोकाइनेटिक है, डिस्पेप्सिया में यूज़ कर सकते हैं, और आपके GERD मीन्स गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक फार्माकोलॉजी आपका मेटाक्लोप्रामाइड का। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका डोमपेरिडोन, जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। डोमपेरिडोन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, खासकर हम जो PPIs हैं, रेप्राजोल, ओमेप्राजोल वगैरह, उनके साथ में कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो आपके रेप्राजोल PPIs हैं, एंटी गैस्ट्रिक ड्रग हैं, और आपके जो डोमपेरिडोन है वो एंटीमेटिक ड्रग हैं। तो डोमपेरिडोन एक तरीके से आपका हेलोपेरिडोल डेरिवेटिव है, मीन्स D2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट डेरिवेटिव है। सो D2 receptor antagonist chemically related to the haloperidol, but the pharmacology it is related to the metoclopramide। ठीक है, केमिकली हेलोपेरिडोल की जैसा होता है, लेकिन जो फार्माकोलॉजी की बात करें, इसका एक्शन की बात करें, तो ये अल्टीमेटली मेटोक्लोप्रामाइड की जैसा होता है। इनमें आपके जो एंटीमेटिक इफेक्ट है या प्रोकाइनेटिक इफेक्ट है कम होते हैं। इट शोज द लेजर एंटीमेटिक एंड प्रोकाइनेटिक इफेक्ट, क्योंकि ये आपके 5-HT3 को जो स्किल रिस्पॉन्सिबल है ब्लॉक नहीं करता, और आपके जो प्रोकाइनेटिक है 5-HT4 मेनली उसको भी ये एगोनिस्ट नहीं करता, ये D2 पे काम करता है। ठीक है, और प्रोकाइनेटिक एक्शन इज रिलेटेड टू द D2 ब्लॉकिंग। जो प्रोकाइनेटिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा वो आपके होगा D2 रिसेप्टर्स के एंटागोनिज्म की वजह से। D2 से होगा तो क्या होगा, जो GI इंपोर्टिंग है वो फास्ट होगा। ठीक है, और आपका जो एलियस टोन है वो
इम्प्रूव होगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके केस में इसके प्रोकाइनेटिक एक्शंस को एट्रोपिन ब्लॉक नहीं कर सकता, ना बेथनाकोल इन्हेंस कर सकता, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो 5-HT4 है वो एसिटाइलकोलिन के बढ़ाता है इफेक्ट को, लेकिन यहाँ पे D2 वजह से हो रहा है, इसलिए एट्रोपिन से ये ब्लॉक नहीं होगा। इसलिए हमने इसको मार्क किया था ताकि हम आपको याद दिला सकें कि ये इनका जो प्रोकाइनेटिक इफेक्ट है वो एसिटाइलकोलिनर्जिक ड्रग से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, और ना ही एट्रोपिन की वजह से जो ब्लॉकर हैं वो कम मिलेगा। और बात करें इसकी लिवेबिलिटी की, थोड़ी सी कम होती है, ये जो है बहुत ही पुअरली ब्लड बैरियर को क्रॉस कर सकता है। सो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स इज रेयर, इसलिए बहुत ही कम होता है। बट इट प्रोड्यूस द हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया, लेकिन ये आपके हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया कॉज कर सकता है, इसलिए ग्लेक्टोरिया भी आपको देखने को मिलेगा। बात करें काइनेटिक की, तो ओरली एब्जॉर्ब्ड, ये बहुत ही रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं ओरल रूट से, लेकिन इनका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है बहुत ही हाई होता है, इसलिए आपका जो बायो अवेलेबिलिटी है बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है 15%, ठीक है। अगर आप 100 mg ले रहे हैं तो 15 mg ड्रग ही अनचेंज्ड फॉर्म में आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पे पहुंचेगा, ठीक है। वो है उसका ओरल बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। बात करें इंट्रैक्शन की, तो administered with the L-DOPA, it contract there the dose limiting emetic effect without affecting the Parkinson, ठीक है। तो ये L-DOPA के जो पार्किंसन इफेक्ट है उसको इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन खुद के जो एंटीमेटिक इफेक्ट है वो आपके डोज लिमिटिंग हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो L-DOPA है वो पेरिफेरली भी डोपामिन बनाएगा। तो डोपामिन एक तरीके से आपके इस चीज़ का एंटागोनिस्ट है, इसलिए आपके जो डोज लिमिटिंग इफेक्ट है आपको देखने को मिलेगा आपके इसके केस में, डोमपेडाउन के केस में। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स पे, तो ड्राई माउथ, लूज स्टूल, हेडेक जो कॉमन है। इसके अलावा जो सीरियस केस में आपको ग्लेक्टोरिया हो सकता है, और आपको जो आईवी से देंगे तो आपको कार्डियक अरिथमिया या हार्ट रेट में डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। बात करें यूज़ की, तो एज एंटीमेटिक ड्रग इन द मेनी कंडीशन, मतलब बहुत सारे कंडीशन में हम एंटीमेटिक ड्रग के रूप में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डिसीज इंड्यूस हो चाहे आपके ड्रग इंड्यूस्ड हो। सो दिस आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द प्रोकाइनेटिक antiemetic drugs. In my next class of the antiemetic class, I will discuss about the pharmacology of cisapride and the 5-HT3 antagonist like ondansetron. Okay, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and if you want to know this lecture, please take a screenshot. And last, thank you, keep watching.